सो भाई अमाइंस कंपाउंड क्या होते हैं फटाफट से सुन लीजिए। आप लोगों को पता है इसको बोलते हैं अमोनिया। फिर बातें, इसको बोलते हैं अमोनिया। और अमोनिया के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अमोनिया के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कोई अल्काइल ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं अमाइन। एक अल्काइल ग्रुप लग जाए तो 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 2 अल्काइल ग्रुप लग जाए 2 डिग्री अमाइन, और अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। सच में ज्यादा नहीं है, कुछ ही रिएक्शंस है, बस 12-13 रिएक्शन है पूरे चैप्टर के अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो बस ध्यान से सुन लो, अभी के अभी खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर ही, बता रहा हूं मैं आपको। बेसिसिटी को छोड़ के आई थिंक सब खत्म हो जाएगा, डाइजोनियम इंक्लूड करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, डाइजोनियम भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ बेसिसिटी छूट जाएगा, मान लो कि अगर आज छूटता भी आज, लेकिन अदरवाइज सारा हो जाएगा। आ जाए तो अमोनिया ये रहा 1 डिग्री अमाइन, व्हेन सम हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया गेट रिप्लेस्ड बाय सम कार्बन ग्रुप, तो वी कैन से दैट इट फॉर्म अ अमाइन, है ना। अब चलिए रिएक्शन से शुरू करते हैं सीधा, केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन इसका असाइलेशन या एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन है। असाइल किसे बोला गया है बच्चों? बातें नहीं बच्चों प्लीज। असाइल बोला गया है इस ग्रुप को, इसको बुलाते हैं असाइल ग्रुप। बहुत बार बता चुका हूं, एसिटाइलेशन भी बोल देते हैं इसको, असाइलेशन भी बोल देते हैं। तो दैट इज एसिटाइलेशन या असाइलेशन किसका? बातें नहीं, ऑफ अमाइंस। सुन लीजिए क्या करना है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई 1 डिग्री अमाइन है RNH2, तो RNH2 ऐसा हो गया, और मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है RCOCl, दैट इज असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड बहुत बार डिस्कस हो चुका है हमारे बीच में, हुआ है। तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज योर असाइल क्लोराइड। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, यहां से बस HCl निकाल दो। क्या निकाल दो? बताओ क्या बन जाएगा? RNH C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है? कुछ याद नहीं आ रहा सर, ऐसा पढ़ा है? पढ़ा है? तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का होता है, और प्लस में बोलो क्या आता है? HCl। कोई रिएक्शन करके देखनी है आप लोग, करके देख लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास है CH3NH2 और मेरे पास है, ऐसे लिख के देगा वो, लिख के उल्टा कभी नहीं देगा आप लोगों को, ऐसे लिख के देगा। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, इसका H लेंगे, उसका Cl लेंगे, और बोलो क्या बन जाएगा? CH3NH। सब याद करा दूंगा, बस तुम लोग सुनते रहो। अब लेकिन इसका ना मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जिस चीज़ का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे दिया मतलब वो एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। जिनका नहीं दिया वो नहीं आएंगे पक्का। तो अब मैकेनिज्म यहाँ पर है, इसका कैसे करेंगे मैकेनिज्म? आ जाओ। तुम सबको पता होना चाहिए कि जो CH3COCl है वो कैसे रिएक्ट करता है, सबको पता है, ऑक्सीजन बॉन्ड छीनेगा। आपको मैं पूरा कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपको पता है कि ऐसा ही कुछ होता है, ऑक्सीजन छीनता है O पे माइनस C पे प्लस। और मुझे बताओ ऑन द अदर एंड जो ये तुम्हारे पास CH3NH2 है, इसमें N के पास तो लोन पेयर है, N के पास तो लोन पेयर है, ध्यान देना। तो होगा क्या? बस भाई बस 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 बस, बातें नहीं। इस तरीके से करोगे जल्दी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है और थक जाओगे। चुपचाप रहोगे, बहुत तेजी में करा दूंगा सब कुछ। तो मैंने रिएक्शन आपको अभी तक बताई है। क्या हो गया? फोन बाद में उठा रही है, पहले बिस्किट लेने गई है। चलो कोई नहीं। इधर देखो, अमाइंस रिएक्टिंग विद द एसिड क्लोराइड, HCl निकल जाएगा, RCO ये ऐसा बन जाएगा भाई। फिर इधर से H निकला, Cl निकला। मेन तौर पर कुछ नहीं है सर, असाइलेशन कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कर रहे हैं। इसमें अमाइंस रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ। मैकेनिज्म क्या है आइए समझते हैं। आपको पता है C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा। जब C पे प्लस आएगा तो आपको पता है नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो जाके किससे जुड़ेगा? बोलो। कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज किसी न्यूट्रल चीज से जुड़ेगी तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और वो पॉजिटिव किसके ऊपर चला जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। बताया मैंने आप लोगों को ये, क्योंकि जो इसके पास प्लस है वो नाइट्रोजन के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए। दिखाए तो हुआ क्या? पहले प्रोसेस समझो। इसका बॉन्ड शिफ्ट हुआ, उसमें माइनस आया, नीचे बोलो क्या आया? प्लस। हर्षित, इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा? बोलो कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज जुड़ेगी, यानी N। जोड़ते हैं एक बार। तो मैंने कहा ऊपर O पे बोलो कैसा चार्ज है बच्चों? माइनस। इस Cl को मैंने नीचे कर दिया और मैंने इसके साथ जोड़ा N को। किसको जोड़ा? बोलो N के साथ। ऑलरेडी बोलो क्या है?
एक H, दूसरा H, और बोलो क्या है CH3। किसको समझ नहीं आया? बस इसमें एक कमी है, बताओ क्या कमी है? जब ये पॉजिटिव चीज से कोई न्यूट्रल चीज कंबाइन हुई तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि भैया इस कार्बन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, फिर ये बॉन्ड कैसे बन गया? ये बॉन्ड कैसे बन गया? तो ये बॉन्ड बना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के यूज हुए हैं, तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, इसका प्लस हट गया, कॉन्सिक्वेंटली नाइट्रोजन के ऊपर प्लस। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये पता नहीं क्या बता रहे हो आप। बहुत बार बता चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली बार नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, ठीक है ना? तो ये मैकेनिज्म आना चाहिए, पता नहीं एग्जाम में इस बार आ रहा हो, कभी भी आ सकता है आप लोगों को मैकेनिज्म की वाला, ठीक है? तो बॉन्ड शिफ्ट होएगा, इस पर प्लस आएगा, ये नाइट्रोजन जाके इस कार्बन के प्लस से जुड़ेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? ध्यान देना, ध्यान देना। एक तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो वो अपने प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा, पहली चीज हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा, तो वो निकल जाएगा H+ के तौर पे, इसका प्लस हट जाएगा। दूसरी चीज, जो ये ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, और अब कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, लेकिन उसके आने की वजह से कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। तो 5 ना हो, इस वजह से कार्बन क्या करता है? क्लोरीन को बॉन्ड से हटा देता है, क्लोरीन यहां से बॉन्ड लेके निकल जाता है। 3 चीजें होती हैं, दोबारा देख लीजिए। ऑक्सीजन का ऊपर जो चार्ज गया था नेगेटिव का, वो वापस स्टेबलाइज होने के लिए नीचे आता है, जिससे इस कार्बन के ऑलरेडी जो 4 बॉन्ड थे वो कितने हो जाएंगे? बोलो 5। 5 ना हो, इस कारण से क्लोरीन को बॉन्ड तोड़ना पड़ जाता है, ठीक है? और यहां पर नाइट्रोजन अपने प्लस को उठाने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेता है। तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और बोलो क्या? CH3, और वहां से जो H+ निकला और Cl- निकला, बोलो क्या बना लेगा? HCl। आप देख लो, यही है HCl और यही है, देखो CH3CO NH CH3, उल्टा लिखा हुआ है CH3CO NH CH3। नहीं आया समझ में? नहीं आया। देख लो इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो, बिकॉज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फ्लो बहुत तेज चलेगा। आप लोग बस मुझे पहले ये देख लो कि ये अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही। पक्की बात है ना? तो आप लोगों को करना बस इतना सा काम है, ध्यान से सुनो। ये मैकेनिज्म तो चलो करवा दिया है, बातें नहीं भाई बच्चों, इतना बातें करने का टाइम हमारे पास है नहीं अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये 2 डिग्री अमाइन हो, अगर मान लो ये 2 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, और फिर दोबारा कोई यहां पर हो एसिड क्लोराइड CH3 CH2 COCl ऐसा हो, तो बताओ हो जाएगा सर? इसका H लेंगे, उसका प्रोसेस तो हमें पता है ना, इस अमाइन से H चुराना है, उसका क्या चुराना है? बोलो Cl। देखो अमाइंस का H, उसका Cl, अमाइंस का H, उसका Cl, RCOCl का। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? CH3 N CH3, और बोलो क्या आएगा? ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अनामिका, वहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो यहां से क्या जुड़ेगा? बोलो C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O CH2, उल्टा लिख देंगे ना यार, जहां से टूटा है वहीं से तो जुड़ेगा ना उससे, तो प्लस में क्या आ जाएगा? बताओ जरा, HCl। तो इसको बोलते हैं बच्चों एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रियांशु नहीं आया याद? अच्छा, 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट कर पाएगा क्या इसके अंदर? ये 2 डिग्री अमाइन है, रिएक्ट करेगा। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा। 3 डिग्री क्यों नहीं करेगा? बिकॉज निकलता है इसमें अमाइन से हाइड्रोजन, और 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन, 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं बचता। नहीं आया रितिका समझ में? अच्छा, एक चीज और समझो कि यही चीज जब हमारी रिएक्ट करती है, मान लो कि मेरे पास यही 1 डिग्री अमाइन है और ये रिएक्ट करेगा, ये तो तुम्हें बताया मैंने एसिड क्लोराइड यानी RCOCl। क्या बताया बोलो? अब एक होता है एनहाइड्राइड RCOOCOR। अच्छा, एनहाइड्राइड में और इसमें क्या फर्क है भाई? वो है RCOCl, ये क्या है? RCO, बाकी का चीज। तो आपको एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग RCO के बाद का Cl इसके H से निकाल रहे हो। सिंपल वही काम करो, इसके H के साथ ना RCO के बाद का सब निकाल दो। समझे नहीं? जैसे कि उधर भी क्या हो रहा था ना, अगर ध्यान से आप लोग देखो, किसी को लगे ना पहला वाला स्टेप मैंने उल्टा करके क्यों लिखा है, आप लोग ऐसे लिख लो। चलो, RNH2 है भाई, बातें नहीं। मुझे बताओ जरा क्या निकलेगा? यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा। बताना क्या आंसर आएगा? RNH C डबल बॉन्ड OR। वही तो चीज हो रही है ना हर बार। देखो RCO के बाद Cl, RCO के बाद Cl, अब तो दिखने लग गया सही से। इसका H निकालो, उसका RCO के बाद का Cl निकाल दो, तो इसका H निकालो, इसमें RCO के बाद का ये निकाल दो। तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा? बताओ जरा आंसर क्या आएगा? इसको लिखो CH3 NH, फिर बताओ क्या आएगा? C डबल बॉन्ड OR प्लस में RCOH, RCOH, और ये जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं एसाइलेशन। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्की बात है। कैसे पहचान में आएगा? कैसे पहचान में आएगा एसाइलेशन है? सर अमाइंस रिएक्ट कर रहे होंगे। कौन रिएक्ट कर रहे होंगे? बोलो अमाइंस।
किससे कर रहे होंगे, किससे कर रहे होंगे, बहुत जरूरी है सर। कर रहे होंगे या तो RCOCl से या फिर RCOOCOR से। सर ये है एनहाइड्राइड, वो है एसिड क्लोराइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों सूरत हाल में इसका Cl निकल जाएगा और इसका ये वाला ग्रुप निकल जाएगा उसके H के साथ, उसके, और बाकी का RCO जुड़ जाएगा उसके साथ। समझ आया कि नहीं आया? मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? पक्की बात है, बढ़ सकता हूं आगे, ठीक है। इसके बाद जरा प्रोसेस समझने की कोशिश करना। ये बहुत जरूरी रिएक्शन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, सेकंड, जिसको मैंने बोला था हिंसबर्ग टेस्ट। आज हम अच्छे से इसको करेंगे तो कल हम इसके क्वेश्चंस बना पाएंगे, सिंपल सी बात ये है। तो हिंसबर्ग टेस्ट, अब पहले समझो कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। C6H5SO2Cl, दैट इज बेंजीन, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग। ये कुछ नहीं है, C6H5 आप लोगों का बेंजीन है, SO2 आप लोगों का कुछ ऐसा कंपाउंड है और Cl कुछ ऐसा कंपाउंड है, दैट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। ये किस काम आता है आपको मैं दिखाता हूं हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। आइए, मेरे पास एक 1 डिग्री अमाइन है CH3NH2, बहुत जरूरी टेस्ट है भैया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज 1 डिग्री अमाइन और यहां पर मैंने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट। ध्यान देना भाई, बातें मत करो। अगर आप चाहते हो ना एक चैप्टर जो पूरा हो जाए, घर पे बैठ के करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। यहां पर भी 1-1.5 घंटे के अंदर सारा चैप्टर करा दूंगा, अच्छे से करोगे तो यहां पर ये आप लोगों का बोलो क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। ये आप लोगों का बोलो क्या है? 1 डिग्री अमाइन। ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे पिछला रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा था RCOCl के साथ, तो यार ये भी तो कुछ वैसा ही है। इसमें क्या है? बेंजीन SOCl, बेंजीन SO2Cl। तो जैसे इसमें क्या हो रहा था याद करो, इसमें क्या हो रहा था याद करो, प्रोसेस जरूर है याद करना भैया। HCl निकल रहा था, क्या निकल रहा था बोलो? सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे हर्ष? इसका H निकालेंगे, इसका Cl निकालेंगे, फिर वही चीज कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। बस वो था RCOCl, ये क्या है? बेंजीन SO2Cl। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अमाइंस का H निकाला करो, उसका Cl निकाल दो, मतलब कि CO, उसमें CO के बाद का निकाल रहे थे, इसमें SO के बाद का निकाल रहे हैं। ऐसा समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बताना क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। CH3NHSO2 प्लस में HCl। और कहा जाता है बच्चों कि जब 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, सुनना अच्छे से, तो एक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड ना सॉल्यूबल इन बेस होता है, क्योंकि ये नेचर में एसिडिक होता है। नेचर में क्या होता है? सुनना पूरी बात सुनना, तभी समझ में आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि ये ना सॉल्यूबल इन बेस होता है और ये नेचर वाइज बोलो क्या होता है? एसिडिक होता है। ढंग से सुननी बस आप लोगों को। अब ये एसिडिक क्यों, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सुनना। ये जो टेस्ट है ना, ये एक्चुअली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को ना डिफरेंशिएट करने के लिए है कि हम लैब में कैसे पहचानेंगे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा। तो कह रहे 1 डिग्री वाला जब हिंसबर्ग से रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है, और जो कंपाउंड बनता है वो नेचर में क्या होता है? एसिडिक होता है और बेस में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए बेस में क्या होता है? सॉल्युबल। लेकिन मैं साबित करके दिखाता हूँ एसिडिक क्यों है। तो ध्यान से सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, जो मेरे पास ये कंपाउंड है, क्या तुम सभी बच्चे जानते हो कि ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड छीनेगा दोनों तरफ से। अगर बॉन्ड छीनेगा तो आपको पता है सल्फर इज हाईली पॉजिटिव, सल्फर इज हाईली, और जिसके कारण वो इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव। यार ऑक्सीजन सल्फर से खींचेगा, सल्फर किससे खींचेगा बोलो? नाइट्रोजन से। तो SO2 एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। समझो मेरी बात को। क्या आप लोगों को नहीं याद आ रहा CH3CHO का सीन? नहीं आ रहा याद? ऑक्सीजन ने कार्बन से छीना था, कार्बन ने इस कार्बन से छीना था और इस कारण से अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो गए थे। कुछ याद नहीं है? अल्डोल कंडेंसेशन याद करो किस कारण से था? ऑक्सीजन कार्बन से छीनता है, कार्बन इस कार्बन से छीनता है और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है, इस कारण से H+ निकल जाता है। क्या निकल जाता है बोलो? दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन सल्फर से छीने, सल्फर इससे छीनेगा। अब ये नाइट्रोजन में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा, जिसके कारण ये क्या रिलीज करेगा? H+। क्या रिलीज करेगा? H+ रिलीज होगा तो नेचर में वो क्या होगा? एसिडिक, और सॉल्युबल क्या हो जाएगा? बेस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 डिग्री अमाइंस रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग से, जो कंपाउंड बनाते हैं वो बेस में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब सुनो अगली बात, तो तीनों बातें होने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब ये कौन है? ये है 2 डिग्री अमाइन। कौन है? अब 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या निकलेगा? HCl। फिर से रिएक्शन हो जाएगी और बोलो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा?
कहते हैं जो ये बनता है ना ये इनसॉल्युबल होता है बेस में। क्या होता है? अब क्या कारण है कि ये सोल्यूबल, ये बेस में सोल्यूबल नहीं है? क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। अब क्यों नहीं है एसिडिक? लक्ष्य बता सकते हैं? देख, ऑक्सीजन सल्फर से छीनेगा, सल्फर नाइट्रोजन से छीनेगा। अब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, उस केस में तो था। अरे नाइट्रोजन से छीना है तो नाइट्रोजन में प्लस आया और वो अपने प्लस को हटाने के लिए बॉन्ड छीन के H प्लस रिलीज कर सकता है। बट यहां तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, कुछ बच्चे के साथ कार्बन के साथ तो है। तो इतना दूर तक ये इंपैक्ट नहीं चलता कि उसने इससे छीना, ये इससे, ऐसे नहीं चलता। एक दो आइटम तक चलता है। कितने चलता है बोलो? एक दो आइटम तक। इसीलिए तो बोला था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कौन सा बोलो? बीटा वगैरह नहीं होता, सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? अल्फा वाला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पास वो हाइड्रोजन ही नहीं है जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। कौन सा हाइड्रोजन शो कर सकता था? जो नाइट्रोजन से लगा हुआ था, क्योंकि SO2 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, प्लस आएगा तो वो हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के अपने प्लस को हटाने की कोशिश करेगा और H प्लस निकालेगा। बट इस केस में उस नाइट्रोजन के पास वो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस कारण से ये एसिडिक नहीं है, मतलब बेस में सॉल्युबल नहीं है। तो मुझे बताओ लैब में मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री? मैं कहूँ दोनों पहले तो हिंसबर्ग से रिएक्ट कर जाएंगे, फिर एक ऐसा होगा जो घुल जाएगा बेस के अंदर और एक ऐसा होगा जो नहीं घुलेगा। जो घुल जा रहा है वो क्या है बोलो? 1 डिग्री वाला अमाइन, और जो नहीं घुल पा रहा वो 2 डिग्री वाला। और मजे की बात यह है कि आपको इस प्रोसेस में HCl चाहिए और 3 डिग्री अमाइन के पास, 3 डिग्री अमाइन के पास वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H होता ही नहीं है ना? तो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। एंड दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस इन द लेबोरेटरी। सबको याद आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में बिल्कुल सिमिलैरिटी है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलैरिटी है सर, पक्की बात है। दोनों रिएक्शन समझ में आ जाती हैं। बढ़ सकता हूं आगे? कोई डाउट है तो जल्दी बोलो, ठीक है? नेक्स्ट मैंने क्या कराया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया, सीधा ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन? ब्रोमिनेशन कराया होगा पहले। तो तीसरा आता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन। आ जाओ। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं ब्रोमीन इसके अंदर डालूं, क्लास ब्रोमीन डाला है, सीधा Br2 डाला है, 3Br2 डाला है, तीनों पर अटैक क्यों? तीनों पे होगा ना अटैक? क्लास एक बार बोर्ड पे देखना आप लोग, मुझे बताओ जब मैं ब्रोमीन या Cl2 डालता हूं, आप लोगों को ये तो करवा रहे हैं रिएक्शन में आजकल। अच्छा Br आएगा। अच्छा NH2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन के पास बस 2 हाइड्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर बच गया है, तो ये डोनेशन करेगा। अच्छा डोनेशन करके कौन कौन सी साइड को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा? ऑर्थो और पैरा को। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आना है वो कहां जाएगा? ऑर्थो पर। और पक्का ही मैंने आपको सिखा रखी है चीजें, सारी सिखाई है बच्चों। अब बात ये कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन आप जितनी भी रिएक्शंस करते हो याद करो, एक प्रोडक्ट ऑर्थो को बनाते हो और एक प्रोडक्ट क्या बनाते हो? पैरा का। याद करो, ज्यादातर जितनी भी रिएक्शंस करते हो आप लोग क्या बोलते हो? एक बार इधर जोड़ दूंगा, अगला कंपाउंड उसका बना दूंगा पैरा वाला, ऐसे कुछ करते हो। क्योंकि जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो सिर्फ इतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं कि किसी एक ही साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक होती है तो अटैक उसी पे हो जाता है। लेकिन NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तीनों साइड को साइमल्टेनियसली इतना इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है कि अगर मेरे पास Br+ अवेलेबल है तो एक ही मॉलिक्यूल में तीनों पर अटैक हो जाएगा। समझे ही नहीं? नहीं समझ पा रहे ना? अरे क्या हो गया? समझ आया? और 3 हाइड्रोजन जो हटे हैं उसके हाइड्रोजन के, वो 3 HBr बना लेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जनरली ऐसा नहीं होता है, अच्छा ऐसा और किसके साथ भी होता है? फिनोल के साथ। फिनोल का OH भी इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि वो तीनों साइड्स को इतना इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है कि वो तीनों पर अटैक करवा सकता है। होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा याद यार। तो आपको पता है वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट ये तीनों पर साइमल्टेनियस अटैक क्यों करवा पा रहे हैं? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण तीनों साइड्स इतनी इलेक्ट्रॉन रिच होती है कि Br तीनों पर एक साथ ही अटैक कर देता है, अलग नहीं बनाता। अच्छा एक बात और जान लीजिए, ये ऐसे में क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अब ये एक टेस्ट भी बन गया है, केमिकल टेस्ट भी बन गया अमाइंस को पहचानने के लिए। प्रियांशु बातें मत कर। अनिलीन्स को पहचानने के लिए, अनिलीन है ये, अनिलीन को पहचानने के लिए एक लेबोरेटरी टेस्ट बन गया कि अनिलीन के अंदर अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो व्हाइट पीपीटी बना लेगा। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अनिलीन। किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोलो? अनिलीन को। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करो तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। लेकिन आप प्रॉब्लम सुनो, इनको पढ़ते वक्त ना ये आते हैं एग्जाम के अंदर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहता है कि क्या रीजन है, पहले तो रीजन बताओ कि तीनों पर अटैक हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखवा रखा क्लास के अंदर, मैं बता रहा हूं ऐसा क्या कारण है कि ब्रोमीन तीनों पर अटैक कर गया। तो आप बोलेंगे क्योंकि NH2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
कि वो तीनों साइड्स को साइमल्टेनियसली इतना इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है कि हमारे बीआर तीनों पर अटैक कर जाते हैं। तो आप बताएंगे कि उसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण, मैं क्या बोलूंगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप, it increase the electron density, कहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन साइमल्टेनियसली एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑल पोजिशन, अटैक्स एट, कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन सबसे जरूरी बात तो अब आएगी, क्या ऐसा इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि एक ही जगह पर अटैक हो, तीनों पर ना हो? तो सर सारा मुद्दा ये है कि एक्चुअली में अटैक क्यों हो रहा है, पहले वो समझ लो। अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है। किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दो कि उतना डोनेट ना कर पाए, उतना डोनेट अगर उतना नहीं कर पाया तो फिर किसी एक ही साइड पर अटैक होगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। आपको पता है मेजर पैरा पे बनता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा किस पे आती है, पैरा पे। नहीं आ रहा कार्तिक समझ में? तो होगा क्या, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। हाउ कैन दिस एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन आता है, हाउ कैन द एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ NH2 group can be controlled? ढंग से पढ़ लोगे ना 20 से 25 मिनट में विद प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को सिर्फ नाइट्रेशन बताना है। समझ रहे बात को? फिडल क्राफ्ट से देता नहीं है, और प्रिपरेशन मुश्किल से 4-5 ही है, 6 प्रिपरेशन होंगे मुश्किल से, वो एक साथ बताई थी मैंने लास्ट टाइम भी। तो ढंग से पढ़ लो, अभी खत्म हो जाएगा चैप्टर, साथ के साथ याद हो रहा है। अब कैसे एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ को इसकी कंट्रोल करें, तो कहते हैं इसका असाइलेशन कर दो। क्या कर दो इसका? आपको सर असाइलेशन कैसे करें? पहली ही रिएक्शन आज की असाइलेशन थी, तो इसको रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से, दैट इज CH3CO OCO। तो आज आते ही सिखाया था, आप सीखा था तो ठीक है, नहीं सीखा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। यहां से H निकल जाएगा और यहां से ये निकल जाएगा, बताओ क्या जुड़ेगा? तो ये बनेगा बेंजीन पे NH और आएगा CO। आज आते ही ये वाली रिएक्शन कराई मैंने आप लोगों को, यहां से ये निकलेगा, वहां से H निकलेगा। ध्यान से अब तुम मुझे बस ये बताओ, अब अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करता हूं, तो एक्चुअली में अब ये उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। और उसका कारण क्या है कि इस ग्रुप के लग जाने की वजह से, ढंग से समझो भाई, ये जो ग्रुप इसके साइड में लग गया है ना, NH के साइड में लग गया है COCH3, तो आप लोग जानते हो कि इसके बाद लोन पेयर तो है डोनेट करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और कार्बन अब नाइट्रोजन के साथ, समझो मेरी बात को, यहां पर आप लोगों को पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लास, जैसे ही वहां पर बॉन्ड शिफ्ट होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि जब कोई वहां से विड्रॉ करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का कुछ डेंसिटी वहां पर भी जाएगा। समझे नहीं? अरे CO कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, कार्बन नाइट्रोजन से छीनेगा, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन इसके डोनेशन में नहीं जा पाएंगे बेंजीन में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले जाएंगे। केमिस्ट्री समझने वाली चीज है, यहां पर रटने वाली चीज नहीं है। अगर लॉजिकली सोचा जाए, तुम्हें पता हो ना, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा और कार्बन किससे, बोलो, नाइट्रोजन से, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच देगा, बाकी कुछ डोनेट होगी। इसका मतलब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं होगी, मतलब कि उतनी इलेक्ट्रॉन रिचनेस सारी पोजीशन पे नहीं आएगी कि तीनों पे अटैक हो सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी इलेक्ट्रॉन रिचनेस आएगी क्या? नहीं, वो भले ही डोनेटिंग हो, लेकिन CO का विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होता है हमेशा। तो मुझे बताओ जरा, अब किसी एक ही साइड पर अटैक होगा, तीनों पर अटैक? अरे यार नहीं आ रहा समझ। तो मुझे बताना कौन सी पर अटैक होगा। तो आपको पता है मेजर रिजल्ट किसका आता है, पैरा का। मेजर रिजल्ट आता है पैरा का। तो बोलो क्या बनेगा, NH CO CH3 और Br कहां पर जुड़ जाएगा, पैरा पे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो चाहिए था बेंजीन पे NH2 नीचे Br, आपने तो ऊपर कुछ और बना दिया, तो इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। क्या कर दो? तो जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, पानी में से H+ और OH- निकलेंगे, तो ये NH2 बन जाएगा, क्योंकि CH3CO ले लेगा OH को, CH3CO क्या ले लेगा, तो बन जाएगा CH3COOH, और वो ले लेगा H को, और आपका बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो, जो कि हमें चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है ना, सुन लो इस टॉपिक की। इस टॉपिक को अगर नॉर्मली आप लोग करोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पता लगा तीनों पे अटैक हो गया। तो पहला तो वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों अटैक हुआ तीनों पे, तो आप बोलेंगे सर उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है, तो वो ऑर्थो पैरासाइट्स को काफी इलेक्ट्रॉन रिच बना के रखता है, जिस कारण से तीनों पे अटैक हो जाता है। फिर क्या कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम तीनों वाला ना मिले, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाए, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे अटैक हो, तो हम बोल सकते कर सकते हैं। पहले उसका बोलो क्या कर दो, असाइलेशन करने के बाद एक ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना अवेलेबल रहने नहीं देगा रेजोनेंस के लिए,
जिसके कारण वो कम डोनेशन करेगा, और कम डोनेशन करेगा तो अटैक सिर्फ किसी एक ही साइड पे होगा, जैसे नॉर्मली होता है। आप कहीं ऑर्थो वाला नहीं बनेगा, बनता है ऑर्थो वाला भी, लेकिन आपको पता है मेजर कौन सा बनता है, पैरा वाला। तो पैरा वाला बन गया, वाटर डालोगे ऐसा बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ सकता हूँ आगे पक्का? याद आ गया सारा का सारा जो पढ़ाया था? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा नाइट्रेशन है। देखिए नाइट्रेशन में हुआ क्या, ध्यान से सुनते चलो। देखिए नाइट्रेशन में जब मैंने HNO3 और क्या लिया बोलो, हर कोई जानता है इस केस में क्या आता है, बताओ जरा। NO2 आता है। क्या आता है बोलो? और NO2 कहां अटैक करता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। इस बार साइमल्टेनियस अटैक तो नहीं होता, साइमल्टेनियस अटैक तो नहीं होता। इस बार मुझे पैरा वाला रिजल्ट भी मिलता है, मुझे ऑर्थो वाला रिजल्ट भी मिलता है, और मुझे ना चौंकाने वाली बात यह है, जो कि बनना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। देखिए नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं, अनामिका यहां पर NH2 कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग। अच्छा अगर वो डोनेटिंग ग्रुप है तो मुझे बस ये बताओ वो कौन कौन सी साइट्स को रिच बनाएगा? ऑर्थो को और पैरा को। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पे। पिछला वाला सारा मुद्दा समझ में आ गया? ज्यादा डोनेशन करता है इसे तीनों पे कर गया, रोकने के लिए एसिटाइलेशन कर दो। इस बार भी तो ये NH2 ऐसा ही होना चाहिए ना, NH2 तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि जब NH2 लगा हुआ है, जब NH2 लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यही बड़ी होगी। तो मेरा जो NO2 प्लस आने वाला है, क्योंकि मैंने ये तो सिखा रखा आप लोगों को कि HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है? NO2 प्लस। सिखाया था मैंने आप लोगों को ये। तो NO2 प्लस निकलता है, तो वो अटैक कहां करना चाहिए? ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन इस बार मेटा वाला भी बन गया। हुआ ये कि लगभग ये कितना बनता है? 51%, ये वाला 2% और ये वाला 47%। तो उसका पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्यों ऐसा हुआ? क्या क्वेश्चन बोलेगा? व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आते हैं ये क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव of aniline is formed during नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ, नाइट्रेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा ही बन गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चुकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बोलो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऐसे ही बोल सकता है, इन स्पाइट ऑफ द NH2 ग्रुप हैज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, व्हाई देयर इज अ मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फॉर्म्ड, है ना? ऐसे भी बोल सकता हूं आप लोगों को। तो आया था रिपोर्ट में ये। तो देखो कैसे करना होता है इसको। आप लोग बोलेंगे कि सभी बच्चे जानते हैं कि NH2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां से आपको पता है कि H2SO4, बच्चों बातें नहीं यार प्लीज, उसमें से क्या निकलता है बोलो? H प्लस। होता क्या है, जैसे इसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, कनक 1000 में से 500-600 में तो ऐसा ही चल रहा है जैसा होता है कि डोनेशन होता है और तो पैरा पे अटैक होता है। बट 1000 में से कुछ 400-450 मॉलिक्यूल्स पे एक चीज भी हुई कि यहां का H प्लस इस N पे जाके जुड़ गया। नितिन क्लास यहां चल रही है। बेंजीन पे है NH2, N आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, और H2SO4 से जो H प्लस निकला वो उसके साथ जुड़ गया। इसे बोलते हैं कि अनिलीन जो है ना, अनिलीन प्रोटोनेट हो गया। क्या हो गया बोलो? प्रोटोनेट। मतलब उस पर H प्लस जुड़ गया और वो बन गया अनिलीनियम आयन। क्या बन गया? क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि जब NH2 से H प्लस जुड़ेगा, क्या H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर। तो मुझे बताइए जब वो जुड़ेगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल करेगा? नाइट्रोजन के। यार समझ नहीं पा रहे यार। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इससे प्लस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं अनिलीनियम आयन। मेरी बात सुनना, ढंग से सुन लो, लिखना भी पड़ता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल के आ जाओगे वहां पर। तो आप लोग बोलोगे अनिलीन पे, कुछ अनिलीन पे, इन सम ऑफ द अनिलीन्स द H प्लस गेट अटैक एंड फॉर्म अनिलीनियम आयन। क्या बनाएगा बोलो? अनिलीनियम आयन। और अब आप मुझे बताओ जो अनिलीनियम आयन है, क्या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने को है? क्या देने को नहीं है। इवन ये प्लस चार्ज है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बोलो कौन बन जाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बन जाएगा? और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है बोलो? वो अटैक्स मेटा पे करवाता है। कहां करवाता है? इस वजह से कुछ NO2 वाला मेटा वाला भी बना। समझ नहीं आया तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे some of the anilines get protonated, some of the anilines get protonated and form anilinium ion which is
of electron withdrawing nature and hence some meta nitro derivatives also found. नहीं आया समझ में? लिख दूं इस बात को? तो क्या मैंने लिखना है बोलो? some anilines get protonated and form anilinium ion which is of electron withdrawing nature and hence नहीं कर पाओगे ना आंसर, ये पक्का कर दोगे? अच्छा, ऑर्थो पैरा क्यों बन रहा है तनीषा? ऑर्थो पैरा क्यों बन रहा है? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है ही ना, तो कुछों में तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ी, अटैक हो गया ऑर्थो पैरा पे, बट कुछ एनिलीन्स प्रोटोनेट होके ऐसे बन गए, अब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को नहीं है. नाउ दे आर एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग. अगर तुमने मेरी क्लासेस को अच्छे से सुना हुआ है ना, जो मैंने पहले बताई थी डोनेटिंग या विड्रॉइंग वाली, तो तुम्हें पता होगा मैं मेटा क्यों बोल रहा हूं उसको. क्लियर हुआ? अब लेकिन फिर वही बोलता है, क्या इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि मेटा वाला ना बने? हाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड. इसको कंट्रोल कैसे करें? कह रहे भाई कुछ मत करो, पहले इसका असाइलेशन कर दो. क्या कर दो? इसका असाइलेशन, यानी CH3 COO CH3, तो असाइलेशन कर दो. क्या आएगा? ये बन जाएगा NH. अब आप मुझे बताओ कि अगर अब तुम HNO3 और H2SO4 लोगे भी, अब कुछ बच्चे यूं कहते हैं सर अब क्यों नहीं जा रहा H+? अरे यार उसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है. क्यों? क्योंकि CO ने खींच लिए. CO ने अब जो थोड़े बहुत बचे उस पर H+ अटैक नहीं कर पाता, वो कुछ डोनेशन यहां पर होता है. अब ज्यादा डोनेशन नहीं हो पाता, ना ज्यादा अवेलेबिलिटी होती इलेक्ट्रॉन्स की कि H+ आ पाए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कारण से अब हमारे को सिर्फ डोनेशन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, और डोनेशन वाले इफेक्ट में आपको पता है मेजर प्रोडक्ट किसका होता है? बोलो पैरा का. पैरा एज ए मेजर लिख भी देते हैं कि मेजर वाला बनाया हमने, माइनर वाला नहीं बनाया, ऑर्थो वाला. ठीक है. और अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, सेम जो भी मैंने करवाया था बच्चों. तो क्या बन जाएगा? NH2 NO2 CH3 COH. खत्म. यही आता है, नाइट्रेशन आता है, ब्रोमिनेशन आता है, हिंसबर्ग टेस्ट आता है आप लोगों का, असाइलेशन आता है. बड़ी जरूरी रिएक्शन चल रही हैं आप लोगों की. आप बिल्कुल भी देखो, अगर ढंग से सुन रहे होंगे ना तो सब कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसको क्लास में बड़े अच्छे से करा है. कनिष्का नहीं आ रहा है, पक्की बात है. और आपको ये है कि बस जाना है या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बैठने की, तो फिर नहीं आएगा. फिर तो घर पे बैठ के कर लेना तो भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके. सल्फोनेशन में कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों. मेरे पास है NH2, अगर या तो वो ले H2H2O7 या फिर वो ले H2SO4. ओलियम ही H2SO7 है. ठीक है. अब सुनो, इससे क्या होता है? इसमें कोई झमेला नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये बना लेगा SO3H. ठीक है. सुनो बस ऐसा आपको पता होना चाहिए, इससे SO3H आता है. और मेजर वाला कौन सा होता है? पैरा वाला. तो मैंने पैरा वाला बना दिया, इसमें कोई पंगा नहीं होता. ठीक है. हर रिएक्शन का अलग बिहेव होता है, तो इसमें ऐसा बना. दूसरी बात, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक आयन बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो वाली साइट बेसिक की तरह बिहेव करेगी, मतलब H+ को एक्सेप्ट कर सकती है, और ये SO3H आप जानते हैं H+ को रिलीज कर सकती है. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नीचे वाला पार्ट एसिडिक है और ऊपर वाला पार्ट बोलो क्या? बेसिक. दिस हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज H+, दिस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+. जब ये ऐसा कभी कर लेता है तो पता है कैसा कंपाउंड देखने को मिलता है? नीचे तो बन जाता है SO3- क्योंकि H+ रिलीज कर दिया, ऊपर वाला एक्सेप्ट कर ले तो बन जाता है NH3+. इसको बुलाते हैं ज़्यूटर आयन. क्या बुलाते हैं इसको? 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज ज़्यूटर आयन? उसका फॉर्मूला बताइए, लिख के दिखा दीजिए. ज़्यूटर आयन क्या है? स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बना दीजिए. तो ज़्यूटर आयन क्या होता है मैं इसको बारे में लिख के बताता हूं. क्या लिखा था मैंने इसको? इट इज अ डायपोलर आयन. ये कैसा आयन है बोलो? डायपोलर. क्यों? क्योंकि प्लस है और एक बोलो क्या है? माइनस है. इट इज अ डायपोलर आयन विच हैज both acidic and basic character, which has both acidic and basic character. बच्चों बातें नहीं क्लियर है? तो इस ज़्यूटर आयन बनता है सल्फोनेशन के दौरान. SO3H अटैक करता है, नीचे वाला पार्ट एसिडिक है, ऊपर वाला पार्ट बेसिक है, जो H+ रिलीज कर देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो NH3+, ये SO3-.
अब बोलूंगा मैं कि एक डायपोलर आयन जिसके पास एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर होते हैं उसको ज़्यूटर आयन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कितनी रिएक्शंस आपको कराई थी? 5। कौन कौन सी बोलो? हैलोजिनेशन करवा दिया मैंने, ब्रोमिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन था करवा दिया, सल्फोनेशन करा दिया, लेकिन 2 और थी, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई एनिलीन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का पूरा हो रहा हमारा, वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको वैसे इसका रीजन भी बताया तो क्या है। अच्छा बताना जरा, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के दौरान तुम लोग क्या यूज करते हो? एनहाइड्रस AlCl3। अगर फ्रिडल-क्राफ्ट कर रहे हो तो अल्काइलेशन कर रहे हो तो CH3Cl भी लोगे, असाइलेशन कर रहे हो तो CH3CuCl लोगे। प्रॉब्लम क्या है, जो AlCl3 होता है ना, तो देखो थोड़ा मैं और उसमें जाऊं डिटेल में, तो ये ल्यूइस एसिड होता है, और ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं मतलब ये एसिड की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास जाते हैं। सीधा आंसर पता है क्या लिखना है आप लोगों को? जो अनिलीन है ना हमारी, जो अनिलीन है, सुन लो, इस अनिलीन के साथ ये AlCl3 ना खुद ही जाके जुड़ जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि AlCl3 क्या होता है? बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, तो वो डोनेशन वगैरह करे और भैया अटैक करवाए, उससे पहले ये जाके उसके साथ क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है। ये उसके साथ जाके बोलो क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है। समझो मेरी बात को, समझ ही नहीं आ रहा लेकिन। तो आपको बस एक सिंपल सी बात लिखनी है, क्या लिखनी है? इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस aluminum chloride forms a AlCl3 itself forms a salt with aniline and hence does not give electrophilic reaction। इतना ही लिख देना बस, 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन आएगा तो। क्यों नहीं देते ये फ्रिडल-क्राफ्ट्स क्यों नहीं देते ये? तो आप बोलेंगे सर इसमें AlCl3 ही जाके उससे जुड़ जाता है, तो उसके साथ जुड़ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो आगे डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता, फिर अटैक की कोई चांसेस ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस आपको लिखना होता है सॉल्ट बना लेता है। किसके साथ बोलो? AlCl3 खुद सॉल्ट बना लेता है इस अनिलीन के साथ, और जिस कारण से हमारा जो ये अनिलीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को नहीं दे पाएगा। 3 करेगा, कौन कौन सी बोलो? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन करेगा, बट फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं करेगा। याद रखना, बाकी सब करते हैं बट ये नहीं करता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस यही थी। क्लियर? कार्बोलैमाइन बता दूंगा लास्ट में, ठीक है? सारा समझ में आ गया वाला? अब प्रिपरेशन सुनो। नहीं, कार्बोलैमाइन बताया होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार मैंने नहीं बताया था फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, भद्दी स्मेल आती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बताया होगा, लास्ट में बताया होगा। सुनो बस, फिर वही बात, आ जाओ भाई प्रिपरेशन पे। मैंने जब इसकी प्रिपरेशन कराई थी तो आप लोगों को एक बड़ा ही सिंपल सा आसान सा तरीका बताया था। 3 चीजें याद करो सब बच्चे, याद करो। NO2 किस में रिड्यूस होता है? CN किस में रिड्यूस होता है? CN होता है नाइट्राइल, CH2NH2 में। नहीं आ रहा है सर याद? अमाइड किस में रिड्यूस होता है? CH2NH2 में। सुनो, इसको याद करते के साथ ही, अरे प्रिपरेशन खत्म होने के बाद डाइजोनियम बचेगा, कुछ भी नहीं है, देखो खत्म होने वाला चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं। आपको लग रहा हो ना, तो ज्यादा टाइम वाली चीज तो हमने कर ली कवर। अभी प्रिपरेशन में तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं पूरे, फिर डाइजोनियम में 10-15 मिनट लगते हैं, बस खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर। आपको पता है बेसिसिटी बचेगा, उसके बाद चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन वाइज। ठीक है, बोर्ड पे देखो, होना भी एक्टिव, पढ़ो इसको। NO2 ये रिडक्शन है सब बच्चे याद करो। कौन किस में रिड्यूस होता है? याद करो, NO2 किस में? CN किस में? CH2NH2। CONH2 किस में? CH2NH2। अब होता क्या है, हालांकि ऊपर वाले के लिए आपको 2 तरह की केसेस देगा। एक तो देगा मेटल प्लस HCl, मेटल प्लस, और एक आप लोगों को देगा इस केस में हाइड्रोजन प्लस प्लैटिनम था। हाँ, तो प्लैटिनम, प्लैडमियम और निकल, सुन लीजिए। और नीचे वालों के लिए आप लोगों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस में वाटर भी दे सकता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे इसको तो आप लोग जानते ही हो, इसको भी आप लोग जानते हो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। अरे हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन ही तो होता है। अब ये और याद कर लो, मेटल प्लस HCl। क्या याद कर लो? मेटल प्लस HCl।
अब मेरी बात सुनो, जैसे कि हमने ये याद करा था, कनिष्क हम कल एक चीज़ को कंफ्यूज हो रहे थे कि NO2 NH2 बन जाता है सर इसकी प्रेजेंस में। देखो ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में लिख दिया है, बट इस रिएक्शन के लिए एक बार भी इसका इस्तेमाल एनसीईआरटी ने नहीं करा, समझना आप लोग। तो हम ये याद करने के लिए कर रहे थे, पेपर में जैसा आएगा, जैसी रिएक्शन आएगी हमें पता तो होगा ना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इनका रिडक्शन इसमें होता है। लेकिन ये आता कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ऐसे आएगा, CH3, ध्यान सुनना, CH3 NO2 और आपको लिख के दे देगा टिन प्लस HCl, आपको लिख के दे देगा CH3 CH2 NO2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम प्लैटिनियम या निकल, कुछ भी आ जाए, सुनते चलो। बेंजीन NO2 आ जाएगा आपको आयरन प्लस HCl। और सुनो, CH3 CN आ जाएगा, लेकिन जब CN आएगा ना तो ये श्योर आप लोगों को मेटल प्लस HCl वाला नहीं देता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही देता है कोई सा। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम था, हैं? इस केस में आई थिंक हाइड्रोजन लिया होगा हमने। बच्चों बातें नहीं, अरे पढ़ो यार, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, बस याद होना चाहिए कौन किस में रिड्यूस होता है, कौन, बस याद होना चाहिए। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, NO2 किस में? 3 रिएक्शन हो रही हैं, एक नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूं। प्रिपरेशन में मुश्किल से 5 या 6 रिएक्शन है, 5 या 6 मान लो। अमोनोलिसिस बच गया, इसके बाद गैब्रियल बच गया और एक आप लोगों का हॉफमैन बच गया। ये 3 बची हैं, 3 ये रही, 6 हैं, 3 एक साथ करा रहा हूं आप लोगों को। याद करो किसका किस में रिडक्शन, NO2 का NH2 में, CN का CH2 NH2 में, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं सब में बस, और CONH2 का भी CH2 NH2 में। और रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको दिए हुए, जल्दी बोलो भाई। NO2 क्या बनेगा? NH2, बताओ। हाँ यहां पर इस वाले में लिख लेना, कोई नहीं, पढ़ लेना वो चीज, ठीक कर लेना वो, कोई नहीं एड्स में। और बताओ CN का बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो। CH2 NH2, हालांकि एक चीज छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो बढ़िया है, याद है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन प्लैटिनम वगैरह लिख देते तो मार्क्स मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH3 CH2 NH2 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है, 3 रिएक्शन खत्म हो रही है इसके अंदर याद हो जाएगा। नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं, अमाइड्स को भी रिड्यूस करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और भैया NO2 तो होता ही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन छिपा हुआ है, किसी को याद है? बड़ा स्पेशल क्वेश्चन छिपा हुआ है, यहाँ पर बोलता है कि वाई दिस मेथड इज मोस्ट प्रिफर्ड। ये वाला मेथड ना मोस्ट प्रिफर्ड होता है, मोस्ट प्रिफर्ड होता है। अब इसका कारण क्या है ना वो सुन लो, इसका कारण क्या है वो सुन लो। खुशी, वाई दिस मेथड इज मोस्ट प्रिफर्ड, क्योंकि आप लोगों को ध्यान देना कि इस रिएक्शन के दौरान आपको मेटल और HCl दोनों की जरूरत है। किसकी बोलो? मेटल और HCl। कहते हैं अच्छा कोई भी रिएक्शन जो हो रही है बादल, कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वो एक्वस मीडियम में हो रही है, मतलब कि आप लोग टेस्ट ट्यूब में जब कोई रिएक्शन कर रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, चीज होगी और उसके अंदर पानी होगा, कुछ ना कुछ जो भी तुमने डाला है उसके बाद क्या होगा, पानी होगा। अब मेरी बात सुनना, ये कहता है कि जब आप मेटल और HCl लेते हैं ना तो मेटल और HCl के साथ मिलने से FeCl2 बन जाता है। क्या बन जाता है? अरे यार, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है रिएक्शन में? FeCl2। और कहते हैं ये FeCl2 जो बनता है ना, ये पानी से रिएक्ट करके, किससे रिएक्ट करके बोलो? पानी से रिएक्ट करके दोबारा से HCl बनाता है। देखो H और Cl दोबारा से क्या बनाता है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक साइक्लिक रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। रितिका ध्यान दो, शुरू में आपके पास क्या है बोलो? आयरन और HCl। क्या है बोलो? आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए आयरन भी चाहिए और बोलो क्या चाहिए? HCl भी चाहिए। मतलब आयरन स्क्रैप में चाहिए होता है और HCl भी चाहिए होता है। कहता है बस थोड़ा सा HCl ले लो, शुरू में काम चल जाएगा। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl विल प्रोसेस द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर जो थोड़ा सा HCl है वो इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है बीच में बोलो? FeCl2, और दोबारा पानी से कंबाइन होकर दोबारा क्या तैयार कर देता है बोलो? HCl। तो रिएक्शन का काम भी हो जाता है हमारा और दोबारा से हमें वापस क्या मिल जाता है बोलो? HCl। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज, मतलब ये वाला मेथड जो है ना ज्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर मुझे बस थोड़ा सा HCl स्टार्टिंग में चाहिए होगा। अब ये क्वेश्चन है बाकायदा, और आपको मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादा पूछती है जो ऐसे लाइनों से निकले होते हैं, क्योंकि बच्चे ने थोरोली कितना अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है वो हमने ऐसे बना रखे हैं। वन शॉट में ये बात नहीं बताएंगे, वन शॉट में तो भैया सीधा आपको बोलेंगे NO2 NH2, हाँ यही बोला जाएगा वन शॉट में कि ऐसे होता है। अब ये वाली बात आपको वो पूछेगा सीबीएसई, ध्यान रखना। नहीं आ रही बात समझ में? वाई दिस Fe plus HCl मेथड इज द मोस्ट प्रिफरेबल ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो टू NH2। कही है ना, ये भी तो मेथड है, लेकिन ये वाला प्रिफरेबल क्यों है? क्योंकि आप बोलेंगे इस रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन FeCl2 is formed which on hydrolysis, FeCl2 formed which on hydrolysis again form HCl, again form, that is why the very small amount of HCl will process the reaction। तो थोड़ा सा ये HCl पूरी रिएक्शन को बोलो क्या कर देगा? प्रोसेस, क्योंकि वो बार बार बनता रहेगा, कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। समझ में आ गया प्रियांशु? कर लोगे? 3 मेथड्स हो चुके हैं। अगले पे आ जाओ, फटाफट से। अगला क्या है?
भाई अगला मैं कराऊं गैब्रियल। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कोई रिएक्शन सबसे पहले कोई देने की सोचेगा इस चैप्टर से, सबसे पहले कोई सोचेगा ना रिएक्शन देने की तो गैब्रियल वाली सोचेगा। मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अभी आया आप लोगों के एग्जाम में, नहीं आया? आया है, देखो ना। तो बोल तो रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर आ जाओ भाई आ जाओ, बस 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 बंसीगा। रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से करेंगे भाई, समझो। मैंने सबसे पहले एक कंपाउंड बनाया हुआ आप लोगों को, थैलीमाइड। कुछ ऐसा कंपाउंड था, यही है, ठीक है, ये होगी थैलीमाइड। ध्यान दो, अब अगर आप लोग इसको रिएक्ट करा रहे हो KOH से, क्लास यहां पर ध्यान दो, थैलीमाइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, बिल्कुल बोर्ड पे फोकस रहो। सिर्फ रिएक्शन रटनी नहीं है, इस रिएक्शन के अंदर से ना एक क्वेश्चन निकलेगा, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये तो थैलीमाइड है। अब हम इससे क्या, पहले तो मेथड क्या है, इस मेथड से हम ना 1 डिग्री अमाइंस बनाते हैं, प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं। प्राइमरी समझते हैं ना, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। अब आप मुझे खुद बताओ इस रिएक्शन को आप कैसे करते हैं। H2O निकाल दोगे यहां से, मुझे बताओ क्या बन जाएगा। ध्यान देना ध्यान देना, ऐसे करके NK बन जाएगा, ऐसे करके NK बन जाएगा। N पे माइनस K पे प्लस, हर कोई जानता है ऐसे ही होना चाहिए, पोटेशियम प्लस का रहना चाहिए। अब बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी है, अगली बार ना कोई हैलोजन होगा, मतलब हैलोअल्केन होगा, RX हैलो अल्केन। और अगला स्टेप क्या होने वाला है, आप सब जानते हैं कि हैलोअल्केन तो ऐसे ही प्रोसीड करेगा कि X बॉन्ड को लेगा, R पे प्लस आएगा। ध्यान देना नाजिया, X बॉन्ड लेगा, R पे प्लस आएगा, और N किस पे जुड़ेगा बोलो, R पे। मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा, आंसर बताओ क्या बनेगा। बेंजीन C डबल बॉन्ड O, N पे आ जाएगा R। किसी तरीके से मुझे RN बनाना था, बिकॉज मैं जानता हूं 1 डिग्री अमाइन RNH2 होता है। क्या होता है बोलो, RNH2। तो इन्होंने R और N का बॉन्ड तो बना दिया थैलीमाइड से। कैसे बनाया, थैलीमाइड को पहले KOH से रिएक्ट कराया, H2O निकला, NK बना, फिर ये आयनिक है वो भी आयनिक है, तो प्लस माइनस जुड़ेंगे, तो X निकला माइनस के तौर पे, R पे प्लस आया और वो N के साथ जुड़ गया, बन गया भाई। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है ना, वो हालांकि आपको याद ही करना है कि एक्वस NaOH ले लेते हैं, 2 NaOH ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सीधा लिख दो 2 NaOH, कोई दिक्कत नहीं है, 2 NaOH। और होगा क्या वो याद रखो, क्लास याद रखो, Rn जो है ना, Rn जो है 2 हाइड्रोजन चुरा लेगा, Rn जो है वो 2 हाइड्रोजन चुरा लेगा, बोलो क्या बनेगा, RNH2। क्या बनेगा, समझो समझो, 1 डिग्री अमाइन। और इस थैलीमाइड वाली स्पीशीज का क्या होगा सर, इसका ये होगा C डबल बॉन्ड O। मुझे बताओ सब बच्चे, अगर 2 H गए हैं तो ONA तो बचे हैं, अरे एक H गया तो ONA, दूसरे का भी H गया तो ONA, तो एक ONA इसके साथ, एक ONA इसके साथ। मैं आपको बता रहा हूं इस रिएक्शन में ABCD करके भी पूछ सकता है, बीच से कुछ गायब भी कर सकता है, कोई भी बात पूछ सकता है। करना क्या है, आखिरी में 1 डिग्री अमाइन मिल चुका है मुझे, बनेंगे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन। सुन लो, मैं कारण पूछूंगा, यहां पर क्वेश्चन आने वाला है बहुत जरूरी। पहले रिएक्शन समझ लो, थैलीमाइड ऑन KOH ऐसा, अगले में RX से रिएक्ट करा, वो निकला, ये जुड़ा। याद आ रहा है कुछ ऐसा, कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2, जब कोई निकले और पीछे से कोई जुड़े, SN2 मैकेनिज्म, पक्की बात है। दूसरी चीज, अब NR बन गया, NaOH से रिएक्शन कराया, ये बन गया। अब सुनो पहला क्वेश्चन इसका, इसमें पहली बात तो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ये तो आप आंसर कर सकते हैं, SN2। लेकिन बोलता है कि व्हाई दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। बताओ 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस बनाने के लिए क्यों नहीं है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर मुझे यहां पर R जो है 2 डिग्री या 3 डिग्री चाहिए, तो मुझे यहां पर भी R 2 डिग्री 3 डिग्री लेना पड़ेगा। अरे सोचो यार, मुझे ये NH2 ऐसा चाहिए कि इस NH2 के साथ में मुझे ऐसे चाहिए, 3 डिग्री वाला चाहिए, तो मेरे को यहां पर भी RX वैसे लेना पड़ेगा। अनामिका, अगर मेरे को ये 2 डिग्री वाला बनाना है या 3 डिग्री वाला बनाना है ऐसा, तो मुझे R यहां पर भी कैसा लेना पड़ेगा, 3 डिग्री वाला। अब आप बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। क्या 3 डिग्री वाले SN2 मैकेनिज्म दे पाते हैं? क्योंकि आपको पता है वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, तभी तो अटैक हो पाएगा। नहीं आए बात समझ में, तो आप लोग क्या लिखोगे, सिंस द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म, एंड हेंस वी कैन नॉट टेक 3 डिग्री हैलोअल्केन्स। हम 3 डिग्री हैलोअल्केन्स यहां पर नहीं ले सकते, इस कारण से 3 डिग्री अमाइंस भी तैयार नहीं होंगे।
नहीं आया ना समझ में? ये क्वेश्चन निकालेगा गैब्रियल का, या तो रिएक्शन देगा, इसके बाद 3 क्वेश्चन है गैब्रियल से निकालने के। पहला क्वेश्चन है कि वो रिएक्शन लिखने को बोल देगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे बोलेगा क्यों 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस नहीं बना सकता मैं इस मेथड से, क्योंकि सर 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना तो यहाँ पर भी 2 डिग्री 3 डिग्री हैलोजन लेना पड़ेगा, और रिएक्शन में SN2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 नहीं दे पाते अच्छे से। आपको जानते हैं भैया, अनहिंडर्ड होना चाहिए कार्बन जिस पर अटैक हो रहा है। पागल समझ में आ रही बात? तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ क्या तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाई दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बना पाएगा भाई, बताओ एरोमेटिक क्यों नहीं बना पाएगा? बहुत अच्छे, एरोमेटिक बनाने के लिए उसको बनाना पड़ेगा बेंजीन NH2। क्या बनाना पड़ेगा? और बेंजीन NH2 बनाने के लिए उसको यहां भी बेंजीन लेनी पड़ेगी भाई। अगर चाहता है बेंजीन NH2 तो यहां पर बेंजीन N बनना चाहिए, तब जाके बेंजीन NH2 बनेगा। तो यहां उसको बेंजीन X लेना पड़ेगा, मतलब बेंजीन X का मतलब क्या होता है? हेलोरीन। क्या बोले हो? और क्या हेलोअरीन्स SN2 दे पाते हैं? अरे सर हेलोअरीन्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं दे पाते अच्छे से। क्या कारण होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं सर, सिखाए थे। क्योंकि इसमें जो हेलोअरीन्स होती हैं, इसमें रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बहुत सारे कारण बताए थे, नहीं होते थे। तो गैब्रियल के 3 क्वेश्चन हैं, कर पाओगे? पहला रिएक्शन, दूसरा 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेंगे, तीसरा एरोमेटिक प्राइमरी वाले भी नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का गैब्रियल पे ध्यान रखना, मुझे लगता आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक है हॉफमान, बस खत्म हो गया। इसके बाद बस एक अमोनोलिसिस है। सुनो, हॉफमान ब्रोमोमाइड सिंथेसिस, ये क्या है भाई? याद करने वाली रिएक्शन है, हालांकि तरीका बता रहा हूं, लेकिन सुनो, ये आती है बाय नेम, सीधा लिखने को बोलते हैं हॉफमान ब्रोमाइड, या ऐसे लिख देते हैं। सुनो भाई, RCONH2 प्लस में Br2 प्लस में NaOH या KOH, दोनों में से कुछ भी लेंगे। पहले KOH से कराया मैंने, NaOH से कराया, जिससे भी कराया उससे कर लेते हैं। NaOH सिंपल याद क्या करो, ये कौन होता है भाई? पता है क्या करना? इसका R उठा के सीधा N पे जोड़ देना, खत्म। इसका R जुड़ा के सीधा N पे अमाइन बना देना, अमाइड उठा के अमाइन, ये बीच का CO गायब, बीच का। तो मुझे बताओ क्या बनेगा? प्लस में जो भी चीजें आपको साइड प्रोडक्ट है वो लिखनी पड़ेगी यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताना क्या है? Na2CO3। मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, कार्बोनेट ये आ गया ना, CO वहां से है ना, बैलेंसिंग करोगे तो आ जाएगा। तो मुझे तुम ये बताओ माइग्रेशन ऐसे होगा, जैसे कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है, लिखना एक बार। ये क्वेश्चन आता है, देखो करके दिखाओ, ऐसे आता है, करना इसका आंसर। हाँ ये आता है, ऐसे ही आता है। अच्छा ये लेकिन ऐसे भी बदल सकता है, थोड़ा सा खेल, कहीं पर तुम सोचो कि पता नहीं क्या दे दिया उन्होंने। NaOH KOH सोडियम पोटेशियम सेम परिवार के हैं भाई, ये रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। मुझे बताना जरा क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा? बेंजीन N पे जाएगा, बेंजीन अब K2CO3 बनेगा। मुझे बताओ जरा, मैंने प्रिपरेशंस में जो कराया, ये 3 तो याद हो गए, NO2 NH2 CN CH2NH2 CONH2 CH2NH2, ये रिडक्शन वाले याद हो गए। इसके बाद गैब्रियल वाला थोड़ा सा प्रोसेस है, उसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों का हॉफमान ब्रोमाइड में माइग्रेशन होता है R का सीधा NH2 पे, R का सीधा। समझ आया कि नहीं आया अभी तक में कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे जल्दी बोलो। याद हुआ? शुरू से बोलता हूं। पहली रिएक्शन मैंने आपको आते के साथ ही क्या कराई थी? असाइलेशन या एसिटाइलेशन। क्या कराया था? असाइलेशन या एसिटाइलेशन, जिसमें वो अमाइंस का H निकल रहा था, उसका Cl निकल रहा था। अगला मैंने हिंसबर्ग कराया था, बिल्कुल सेम था उसके जैसा ही, याद है? हिंसबर्ग में 1 डिग्री रिएक्शन दे देंगे और सॉल्युबल भी होंगे बेस में। 2 डिग्री वाले रिएक्शन दे देंगे बट सॉल्युबल नहीं होंगे। 3 डिग्री वाले रिएक्शन ही नहीं देंगे। तीसरी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी ब्रोमिनेशन, जिसमें तीनों पर एक साथ साइमल्टेनियस अटैक होता है। क्यों होता है आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसिटाइलेशन से। चौथा कराया था नाइट्रेशन, उसमें मेन बात है मेटा वाला क्यों बन गया, क्योंकि सर एनिलीन प्रोटोनेट हो गया, एनिलीनियम बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। समझ में आ रही बात? सब कुछ तो आसान सा है। सल्फोनेशन वाले में ज्यूटर बन जाता है और फिडल क्राफ्ट इसलिए नहीं देता क्योंकि सर AlCl3 सॉल्ट बना लेता है। विद इन 2 to 3 मिनट्स अगर वो अच्छे से याद है ना, तो आप लोग ऐसे दोहरा लोगे चैप्टर को। पेपर के टाइम में कोई समय नहीं लगने वाला, आपने कितनी मेहनत करी वो उसके ऊपर है बस सारा। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रिपरेशन कराई, प्रिपरेशन में याद करो, पहली 3 प्रिपरेशन एक ही साथ करा दी।
NO2 का रिडक्शन NH2 में, CN का रिडक्शन CH2NH2, CONH2 का रिडक्शन CH2NH2। रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके सामने है। इसमें बस एक बात खास थी कि आयरन प्लस HCl वाला मेथड क्यों स्पेशल है, क्योंकि सर आयरन और HCl मिलके ड्यूरिंग द रिएक्शन FeCl2 बनाते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे वापस से HCl बना लेता है, इसलिए बस रिएक्शन में थोड़ा सा ही HCl चाहिए होता है। उसके बाद गैब्रियल वाला भाई बहुत खास है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट गैब्रियल के दोनों, और एक आप लोगों का हॉफमैन ब्रोमाइड है। नेक्स्ट देखिए दो क्या है, एक है बच्चों अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस सुनो सुनो भाई, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, याद कर लो इसको। अमोनोलिसिस में एक बार भी नहीं फंसोगे। अनामिका देखो, अमोनोलिसिस में क्या करना है, नाम क्लियर है, अमोनिया से कुछ होना है। मुझे एक बात बताओ, आज कनिष्का, बस इसके बाद कार्बिल है, खत्म हो जाएगा, बस वो डाइजोनियम वाला बचता है, देखेंगे करना है कि नहीं करना आज। अभी पहले खत्म कर लेते हैं इसको खत्म कर लेते हैं, फिर होल्ड करूंगा 2 मिनट के लिए। सुनो, ये मेरे पास अमोनिया है, नाम है अमोनोलिसिस। मेरी बात सुनना, शुरुआत में आज क्लास जब स्टार्ट कराई तो मैंने आपसे एक बात कही कि अमोनिया के हाइड्रोजन्स रिप्लेस होते हैं, उनकी जगह पे कौन लगता है बोलो, अल्काइल ग्रुप, तो वो अमाइंस बनते चले जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो, अमाइंस। एक अल्काइल ग्रुप लगेगा तो 1 डिग्री अमाइन, 2 लगेंगे तो 2 डिग्री, 3 लगेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, बार बार इसकी रिएक्शन RX से करानी है। किससे करानी है, और हर बार, मतलब जब भी अमोनिया की रिएक्शन किससे हुई निष्का, अमोनिया की रिएक्शन हैलोल्केन से हुई, तुम्हें बस HX निकालना है। क्या निकालना है बताना, क्या बनेगा, RNH2। समझे नहीं ना कैसे बना दिया सर, एक R लग गया इसकी जगह पे 2 H है, तो RNH2। ऐसे बनाओ क्या उल्टा बनाओगे, समझ रहे हो बात को, अरे समझ रहे हो, तो RNH2 कह रहे पता नहीं कैसे बना दिया, नहीं आया, ये बन गया 1 डिग्री, फिर दोबारा RX ले लो, फिर दोबारा हैलोल्केन, बोलो क्या निकलेगा, बताओ क्या बन जाएगा, 2 R लग जाएंगे, बोलो क्या बन जाएगा, R2NH यानी 2 डिग्री, फिर दोबारा ले लो R3N, R3N, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। अब बच्चे कहते सर लास्ट टाइम दोबारा से RX आएगा, दोबारा से RX आएगा, तो इस बार क्या होगा सर, इस बार HX तो निकल नहीं सकता, तो इस बार क्या होता है, इसे बॉन्ड लेके निकलता है, तो ये बनता है X का माइनस, R पे कैसे जा रहा था प्लस का, R का प्लस किससे जाके जुड़ेगा, N के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो R का प्लस जब N से कंबाइंड होगा तो पॉजिटिव और न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन, सिंस R इज पॉजिटिव N इज न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो वो पता क्या बनाता है, R4 N पॉजिटिव, R4 और X कैसा होता है बोलो, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव से जुड़ने के लिए आ जाता है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अमोनियम से बनने वाला, कुछ नहीं करना आप लोगों को, अमोनिया में हैलोल्केन डालते जाओ, HX 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 निकालते जाओ, करके दिखाना एक बार इसका आंसर। मान लो आ गया CH3Cl प्लस में आ गया CH3NH2, पेपर में पहचान तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा ना कि कुछ भी, ये कौन है बताओ, अमाइन, ये कौन है हैलोल्केन। अमाइन और हैलोल्केन में याद आना चाहिए, अमोनोलिसिस के दौरान पढ़ा था। क्या निकालते हैं सर इसमें से, H इसमें से, Cl इसमें से, H इसमें से, बताओ क्या आंसर आएगा, CH3 के साथ में एक और CH3 आ जाएगा N के साथ में, और एक कैन रह जाएगा H, और वो तो निकल जाएगा HCl। ये समझ नहीं आया आप लोगों को, नहीं आया, कृतिका को नहीं आया, तनिष नहीं आ रहा, क्लियर भी हुआ, क्या करा, इसका H निकाला है, उसका Cl निकाला है, उस H की जगह पे CH से जुड़ जाएगा। दोबारा करना इसका, दोबारा करना CH3Cl से, बताओ HCl निकलेगा, क्या बन जाएगा बोलो, 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला बन गया, 2 डिग्री वाला बन गया, 1 डिग्री ऑलरेडी था ही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर भी बनता है कि जब मैं एक किसी मिक्सचर के अंदर, सुनना मेरी बात को, बड़ी जरूरी बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, सुन लोगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको घर पे करने के लिए। अमोनिया है ये, मान लो मैंने ले लिया इसके साथ में CH3Cl, अमोनिया के साथ मैंने RX ले लिया, अमोनिया के साथ RX ले लिया, सुनना अच्छे से, अमोनिया के साथ RX। अब कई सारे अमोनिया है, कई सारे RX है, तो मुझे बताओ जब ये एक बार कंबाइन होते हैं, जब ये दोनों क्या होते हैं, एक बार कंबाइन, बताना जरा, करना एक बार कंबाइन, करना एक बार कंबाइन, बस 1 मिनट की बात है। अगर आप लोग इसको कंबाइन करोगे तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा, यहां से HCl निकलेगा, बताओ पहला तो क्या बनेगा, CH3NH2 1 डिग्री अमाइन। अगर दोबारा से रिएक्ट कर गया CH3Cl से, क्योंकि आपको पता है कि भैया एक CH3Cl थोड़ा है, मल्टीपल CH3Cl, मिलियंस ऑफ CH3Cl है और बहुत सारे NH3 हैं, तो एक NH3 ने इससे कंबाइन करके 1 डिग्री बनाया। अब जो 1 डिग्री बना, उसने फिर दोबारा CH3Cl से कंबाइन करके बोलो क्या बनाया, 2 डिग्री बनाया,
फिर दोबारा अगले एक और CH3Cl को पकड़ के 3 डिग्री बनाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऑब्वियसली तो बता चुके, दोबारा क्यों बता रहे हो, सुनो मेरी बात। 1 डिग्री भी बना, 2 डिग्री बना। वो कहना चाह रहा है कि इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन के दौरान ना, क्योंकि सब कंबाइन होकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाते हैं, तो कुछ तो पूरे 3 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, कुछ के बाद कम पड़ गए 2 डिग्री में बन जाएंगे, कुछ के पास शुरू के बाद मिले ही नहीं उनको, दोबारा से CH3Cl तो कितने पे रहेगा 1 डिग्री पे। तो एक मिक्सचर बनेगा 1 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी। और नहीं समझे मेरी बात को यार, कुछों को मिलते चले गए CH3Cl, अमोनिया से ये कंबाइन हुआ 1 डिग्री बना, उसके बाद दोबारा CH3Cl मिलते चले गए 3 डिग्री पहुंच गया, कुछ 2 डिग्री कुछ डिग्री। तो इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब मिल जाता है। कैसे रोक सकते हैं इस डिसएडवांटेज को? तो आपको पता है कि 1 डिग्री के बाद, इधर पीछे नाजिया नमिका, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री तभी बनेगा जब हैलो अल्केन्स होंगे। क्या होंगे? आप क्या करो, हैलो अल्केन ले लो कम, अमोनिया ले लो ज्यादा, तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री बनेगा, उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बन पाएगा, फिर मिक्सचर नहीं बनेगा। तो वो कहते हैं कि हाउ वी कैन ऑब्टेन ओनली 1 डिग्री अमाइन ड्यूरिंग द अमोनोलिसिस। कैसे से 1 डिग्री अमाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं? तो कहते हैं आप CH3Cl लो ही मत ज्यादा, आप एक्सेस में मत लो CH3Cl, अमोनिया ज्यादा लो, CH3Cl क्या लो बोलो कम लो, तो आपका फर्दर रिएक्शन नहीं बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं जाएगा। नहीं आया ना याद कुछ भी? ठीक है, लास्ट रिएक्शन कार्बिल अमाइन, सुन लीजिए, इसको नोट करके लिखवा रहा हूं मैं। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, एंड इसी को मैं बोलूंगा, चलो 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 बच्चों प्लीज, अरे क्या इधर देख, कार्बिल अमाइन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट। रवनीत यहां पर ध्यान दो, कार्बिल अमाइन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसमें कुछ नहीं करना। दिस टेस्ट is used to check the presence of 1 डिग्री अमाइन। ये टेस्ट एक्चुअली में इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री अमाइंस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। 1 डिग्री अमाइंस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। बातें नहीं भाई, 1 डिग्री अमाइंस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। जैसे कि मान लो क्या होगा, अगर कोई 1 डिग्री अमाइन हुआ, ये मैं अभी जब कन्वर्जन करा रहा था ना उस दिन डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, और इसमें मैंने क्लोरोफॉर्म डाला इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना, तो आपके 1 डिग्री अमाइंस ना इन दोनों से रिएक्ट करने के बाद, याद करनी पड़ेगी इस रिएक्शन को, आपका बना लेता है RNC। क्या बना लेता है बोलो? ये कौन है बोलो? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है ना बच्चों, बड़ी फॉल स्मेल होती है। दिस इज द फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, बड़ी भद्दी स्मेल आएगी, इसमें से बेकार सी स्मेल आएगी, समझ लो मेरी बात को। तो 1 डिग्री अमाइंस ऑन रिएक्टिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड KOH forms the isocyanate which is the false smelling substance, but when the 2 degree amine reacting with the this and this, it will not form a isocyanate, so there will be no false smell, there will be, so this is how we can differentiate the 1 degree amines with the other amines। समझे नहीं? सुना नहीं ध्यान से? नहीं सुना नहीं ब्रेंचो? ध्यान दे ले इधर भाई। 1 डिग्री अमाइंस जब क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म अ आइसोसाइनाइड व्हिच इज अ फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस, बट व्हेन द सेम 2 डिग्री अमाइन, when the 2 degree amine reacting with the chloroform and KOH, there will be no false smell, there will be, why there will be no false smell? Since there will be no isocyanate formation, कोई भी isocyanate की formation होती नहीं है, इससे कोई भी false smell भी नहीं आती है। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको एक केमिकल टेस्ट के तौर पे याद कर लेते हैं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में यूं आ गया कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, एक CH3NH2 को केमिकली डिस्टिंग्विश करो और एक इसको बताओ केमिकली कैसे मैं पहचानूंगा, बताओ। तो मैं बोलूंगा एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, सिंपली यार केमिकल टेस्ट करना है तो आप लोग कौन सा कर दो? कार्बिल अमाइन। 1 डिग्री वाले में डालेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH, सॉरी क्लोरोफॉर्म और KOH, तो आइसोसाइनेट बनाएगा फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस, इसमें करेंगे नहीं बनाएगा। 1 डिग्री 3 डिग्री आ गया तो भी यही करेंगे, बट 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया तो एक 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया, हिंसबर्ग नहीं कर सकते फिर। हाँ सॉरी ये नहीं कर सकते, हिंसबर्ग करेंगे। 3 डिग्री वाला हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा, नहीं आया। कुछ पढ़ी बात? कौन कौन सी रिएक्शंस कराई? खुशी? असाइलेशन डन, हिंसबर्ग टेस्ट डन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट क्यों नहीं देता,
3 चीज़ों के रिडक्शन, NO2 का, CN का, CONH2 का, फिर आपको गैब्रियल वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोनोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है और कार्बिलमाइन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रिपरेशन वाला पार्ट फिनिश हुआ, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब सुन लो, थोड़ा सा काम अब आप लोगों के लिए, पढ़ो आप लोग घर पे, सुनो इसको, है ना, क्योंकि आप लोग मेरे को लगता नहीं अब ज़्यादा पढ़ पाओगे यहाँ पर। एक तो डाइजोनियम सॉल्ट और एक है बेसिसिटी। ये 2 टॉपिक्स हैं और ये दोनों टॉपिक्स मैंने आई थिंक लास्ट में ही कराए हैं, आखिरी की क्लासेस में ही करवाए हैं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस चैप्टर का यही लिखा था। तो देखो, मैं कल चाहूंगा कि कल मैं आप लोगों को, कल भी केमिस्ट्री की क्लास लगाऊंगा मैं, क्योंकि चाहता हूं मैं अमाइंस खत्म करें, हम लोग अमाइंस हम खत्म करें। सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे रुक जाओ, क्योंकि अगर हम अमाइंस को क्लोज कर देंगे ना तो हमारे को फायदा ये रहेगा कि हम लोग सीधा जब केमिस्ट्री के लिए आप लोग 21 तारीख को आएंगे, 22 को आएंगे, 23 को, 24 को, जो भी है, हम डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने घर पे। समझ रहे बात को? नहीं समझे? अरे यार, तब आप लोग 21 को पेपर देके आओगे तो 21 है हमारी शाम, 22 है, नहीं बिल्कुल क्लास होगी उस समय, 24 होएगी, 25 होएगी, 27 को आपका पेपर है, 26 को नहीं आना है, 26 को बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? नहीं 26 को मत आओ, 16 को देखो, कल हमारे पास एक दिन है ना, ये मैं सब कल डिसाइड करूंगा कि 16 को रखना है कि नहीं रखना। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल होगा सिर्फ एक ही क्लास रखूंगा तो दोनों नहीं रखूंगा। सुनो, अगर आप लोगों को लगता है आर्यन, पहले तो क्लास बंद कर देते हैं।